एक बहुत पुरानी यहूदी लोक कथा है कि प्राग में एक रब्बी ने मिट्टी से एक दानव बनाया। लोग रब्बाय भी बोल देते हैं, लेकिन हम यहूदी धर्म गुरु की बात कर रहे हैं, रब्बी बोलते हैं। तो रब्बी ने जो मिट्टी से दानव बनाया था उसका नाम था गोलेम, जिसका मकसद था यहूदी कौम की हिफाजत। लेकिन वो बेकाबू हो गया, तबाही मचाने लगा। एक दिन ऐसा आया कि रब्बी को एहसास हुआ कि मिट्टी का दानव अब पूरे शहर को निगल जाएगा, और तब उन्होंने भारी मन से अपने ही बनाए हथियार को अपने हाथों से खत्म कर दिया। अब कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन समसामयिक रूप से इसका एक पार्ट इन दिनों अमेरिका में खेला जा रहा है। सियासत की बिसात पर आज की दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा बाजीगर शायद ही कोई हो, खासकर जब बात हो हवा में साजिश की कहानियां घोलने की। ओबामा के जन्म से लेकर 2020 के चुनाव में धांधली तक ट्रंप ने इन कहानियों को अपनी ताकत बनाया। 2024 में भी उन्होंने अपने तरकश से एक ऐसा ही तीर निकाला था जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। वादा था कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज फाश कर देंगे, और यहीं से शुरू हुआ उम्मीदों का वो तूफान जो अब खुद ट्रंप के किले की दीवारों से टकरा रहा है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। आज राजदूत में हम जानेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा सियासी हथियार यानी कॉन्स्पिरेसी थेरीज उन्हीं के लिए एक चक्रव्यूह बनती जा रही हैं। कैसे जेफरी एप्स्टीन का वो जिन जिसे ट्रंप अपने दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, अब उन्हीं की सियासत को निगलने पर आमादा है। और कैसे ट्रंप के सबसे वफादार उनके मागा समर्थक आज उन्हीं के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं एप्स्टीन केस की एक ब्रीफ जानकारी से। पूरी कहानी हम राजदूत के एक एपिसोड में बता चुके हैं आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आज डालेंगे। फिलहाल एक सरसरी नजर डालते हैं। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक अरबपति फाइनेंसर था जिसके संबंध दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से थे, जिनमें राजनेता और शाही परिवार के सदस्य शामिल थे। एप्स्टीन का मुख्य आरोप नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग का एक बड़ा रैकेट चलाने का था। यह मामला 2005 में पहली बार सामने आया जब एक 14 साल की बच्ची के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। 2008 में उसे एक बहुत ही विवादास्पद समझौते के तहत सिर्फ 13 महीने की जेल हुई, जबकि कई लड़कियों के साथ शोषण का इल्जाम था। आरोप बहुत गंभीर थे। 2019 में उसे दोबारा सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। मुकदमा शुरू होने से पहले ही लेकिन 10 अगस्त 2019 को मैनहट्टन की जेल में अपनी कोठरी में मृत पाया गया। उसकी मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बता दिया गया, लेकिन उसकी मौत के रहस्य और उसके प्रभावशाली दोस्तों की क्लाइंट लिस्ट को लेकर आज भी कई साजिश की थेरियां चलती रहती है, कॉन्स्पिरेसी थेरीज। और इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थेरीज का इस्तेमाल करने वालों में जो सबसे धुरंधर लोग हैं, उनमें एक नाम है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप का पॉलिटिकल करियर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि ट्रंप अपनी ताकत को जानते हैं। वो जानते हैं कि उनके समर्थक क्या सुनना चाहते हैं उनसे। ऐसे में एप्स्टीन केस सालों से अमेरिका में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे भी ट्रंप ने खूब भुनाया। 2024 के चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों को एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जिसमें वो नायक थे और उनके दुश्मन यानी डीप स्टेट और दुनिया का ताकतवर लोग खलनायक थे। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो जेफरी एप्स्टीन के राज से पर्दा उठा देंगे। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो एप्स्टीन केस से जुड़ी सरकारी फाइल्स को पब्लिक करेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने कंडीशन सप्लाई वाला तारा भी लगा दिया। और इस कंडीशन सप्लाई वाली चीज के चलते ही एप्स्टीन कांड ट्रंप के गले की फांस बना हुआ है। आज फॉक्स न्यूज के प्रोग्राम विल कैन शो में 3 जून 2024 को ट्रंप शामिल हुए थे, तब वो उम्मीदवार थे। 3 पत्रकारों का एक पैनल डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रहा था। एक महिला पत्रकार पूछती है कि क्या आप 9/11 फाइल्स को डिक्लासिफाई करेंगे? ट्रंप कहते हैं हाँ करूंगा। फिर सवाल आता है कि क्या आप जॉन एफ कैनेडी के मर्डर से जुड़ी फाइल्स डिक्लासिफाई करेंगे? ट्रंप कहते हैं कि हाँ, काफी कुछ कर भी चुका हूं, बाकी है वो भी कर दूंगा। इसके बाद महिला पत्रकार एक पहले से सेट पैटर्न में क्वेश्चन पूछती है कि क्या आप एप्स्टीन फाइल्स को भी डिक्लासिफाई करेंगे? अब ट्रंप इसके जवाब में पहले तो हाँ कर देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि आई थिंक लेस सो, क्योंकि उन फाइल्स में काफी कुछ ऊट पटांग और झूठा, ये ट्रंप कह रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो सकती हैं। आप कभी ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं डिक्लासिफाई करना तो चाहता हूं, लेकिन भरोसा कायम करने में, पब्लिक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने में जितना योगदान 9/11 या कैनेडी फाइल्स का होगा, उतना शायद एप्स्टीन फाइल्स के मामले में न हो। जाहिर है ट्रंप इस सवाल पर फंस गए थे, वो इनकार नहीं कर पाए
लेकिन उन्होंने ये जोड़ दिया कि एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा काफी कुछ है जिससे लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो सकती हैं। एप्स्टीन फाइल्स को पूरा या आंशिक रूप से सार्वजनिक करना सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं था, ये मागा आंदोलन के लिए एक उम्मीद की लहर थी। मागा या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन धुर दक्षिणपंथी गोलबंदी है। इसमें शामिल वोटर्स, बिजनेस इंटरेस्ट, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और पत्रकार ट्रंप को नायक की तरह देखते हैं जो पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में कोई समझौता नहीं करता। इन लोगों का पब्लिक बिहेवियर देखेंगे तो अति की सीमा पर आपको मिलेगा, कैपिटल हिल पर चढ़ जाएंगे, किसी भी तरह का बयान देंगे। अगर ट्रंप भी इनके नायक अपने कहे से डिगते दिखेंगे तो ये ट्रंप को भी नहीं बख्शते हैं। खैर, चुनाव के वक्त ट्रंप के बयानों को सुनकर मागा जनता को यकीन हो गया कि ट्रंप सत्ता में आकर उन सभी चेहरों को बेनकाब कर देंगे जो एप्स्टीन के काले कारोबार में शामिल थे। इस उम्मीद को और हवा तब मिली जब ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद बड़ी नियुक्तियां की। उन्होंने एफबीआई की कमान दो ऐसे लोगों को सौंपी जो खुद एप्स्टीन मामले पर मुखर होकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा देते थे, काश पटेल और डैन बोंगिनो। ये दोनों ही दक्षिणपंथी मीडिया के जाने माने चेहरे थे और सालों से अपने दर्शकों को ये बताते आए थे कि एप्स्टीन मामले में बहुत कुछ दबाया जा रहा है। उनकी नियुक्ति इस बात का सबूत मानी गई कि अब बड़ा खुलासा हो जाएगा, अब सही आदमी आया है। आग में घी डालने का काम किया खुद अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने। उन्होंने बार बार बड़े खुलासों का वादा किया, संकेत दिए कि एक क्लाइंट लिस्ट है, वीडियो सबूत भी हैं जो जारी हो सकते हैं। पूरे अमेरिका में, खासकर ट्रंप के समर्थकों में एक तूफान सा पलने लगा। उन्हें लग रहा था कि अब व्हाइट हाउस से वो लिस्ट निकलेगी जो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के सिंहासन को डोला देगी। मागा मूवमेंट को यकीन था कि उनका नेता एक ऐसा धमाका करेगा जो दुश्मनों के किलों को उड़ा देगा। लेकिन तड़ातड़ चलने वाली तोपों के साथ एक समस्या होती है कि वो कभी कभार खेमे में दब जाया करती हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर ट्रंप और उनके नए नवेले लंगोटिया यार एलन मस्क में बहस हो गई। झगड़ा तो पहले भी नेताओं के बीच होता था, लेकिन यहाँ एक एक्स का मालिक था और दूसरा ट्रूथ सोशल का, तो दोनों अपने अपने प्लेटफॉर्म पर लिखने लगे। ट्रंप ने कहा कि मस्क को ईवी सब्सिडी खत्म होना चुभता है, तो मस्क ने 5 जून को एक्स पर लिख दिया कि एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम है, इसलिए मामला पब्लिक में नहीं आ रहा। मस्क को लगा था कि उन्होंने ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रख दिया, लेकिन मागा समर्थकों के लिए झटका था। एक कट्टर मागा समर्थक कह रहा था कि हमारा मसीहा मागा नहीं मौगा है, खुद एप्स्टीन फाइल्स में दर्ज है और ये ट्रंप के लिए रेड लाइन क्रॉस होने की ही तरह था। फिर क्या था, चाबुक चला और मस्क की तबीयत ठीक हो गई। अगले ही दिन मस्क को अपनी ही सोशल मीडिया साइट से अपना पोस्ट हटाना पड़ा। 7 जून को एबीसी न्यूज ने छापा कि मस्क ने अपनी पोस्ट को देखकर डिलीट मार दिया। एप्स्टीन वाली बात ट्रंप ने कितनी पर्सनली ली थी, इसका सबूत 11 जून को मिला जब मस्क को एक्स पर सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। पहले पोस्ट डिलीट करवाया, अब माफी मांग रहे हैं। लिखना पड़ा कि साहब के बारे में लिखते हुए टू फार चला गया था, रिग्रेट करता हूं। लगा कि मस्क और ट्रंप के बीच युद्ध विराम हो गया है कि तुम भी भौंको मैं भी भौंकूंगा, लेकिन कोई किसी को काटेगा नहीं। लेकिन एप्स्टीन वाली बात खत्म नहीं हुई, और बात का खत्म होना छोड़िए, कुछ समय में पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है। मागा उम्मीदों का गुब्बारा फट जाता है। जिस बड़े धमाके का महीनों से इंतजार हो रहा था उसकी जगह खामोशी पसर जाती है। जुलाई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप का ही न्याय विभाग और एफबीआई एक मेमो जारी करते हैं, ऐलान करते हैं, साफ कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन मामले में कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं और उसकी मौत को लेकर कुछ भी संदिग्ध नहीं था, वो एक खुदकुशी ही थी। ये एक ऐसा एंटी क्लाइमैक्स था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक राष्ट्रपति ट्रंप का लहजा भी बदल जाता है। जो ट्रंप कभी इस मुद्दे पर बात करना पसंद करते थे, अब इससे चिढ़ने लगते हैं। अपने समर्थकों से ट्रूथ सोशल पर कहते हैं कि इस मुद्दे पर समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। लेकिन मागा आंदोलन के लिए सिर्फ एक मामला नहीं था, एक वादा था, एक ऐसा वादा जो टूट गया। मस्क ने तो इस पोस्ट पर चुटकी भी ली। एक एक्स अकाउंट ने ट्रंप के ट्रूथ सोशल वाले पोस्ट का स्क्रीनशॉट डाला था और इसी के जवाब में मस्क ने 13 जुलाई को एक्स पर लिख दिया, सीरियसली he said Epstein half a dozen times while telling everyone to stop talking about Epstein. Just release the files as promised. यहाँ मस्क वही कह रहे थे जो कभी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि तो करना, पब्लिश करना एप्स्टीन फाइल, जब इतना बोल रहा है तो बात मत करो कहने के लिए आपको आधा दर्जन बार एप्स्टीन का नाम लेना पड़ रहा है। सीरियसली, ये मस्क का भाव था। अब नई बगावत की पहली चिंगारी थी और नहीं मस्क इसमें अकेले हैं। ट्रंप के सबसे कट्टर मागा समर्थक आवाज बुलंद कर रहे हैं। कंजर्वेटिव कमेंटेटर टकर कार्लसन इस मुद्दे पर लगातार ट्रंप को घेर रहे हैं। फॉक्स न्यूज की पूर्व पत्रकार मेगन कैली अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को कहानी की खलनायिका कह रही हैं। एक्टिविस्ट लॉरा लूमेर ने तो बॉन्डी के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार
स्टीव बैनन की तरफ से आई है। अपने पॉडकास्ट वॉर रूम पर बैनन जो कह रहे हैं वो ट्रंप प्रशासन के लिए खतरे की घंटी है। वो कहते हैं कि आप मागा मूवमेंट का 10% हिस्सा खो सकते हैं। अगर हम अभी मागा मूवमेंट का 10% खो देते हैं तो हम 2026 में 40 सीटें हारेंगे और हम राष्ट्रपति पद से भी हाथ धो सकते हैं। साफ संदेश है कि जिन समर्थकों के दम पर ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे थे, अब उन्हीं में से कुछ सबसे बड़े नाम बगावत का झंडा उठा रहे हैं। अब ट्रंप के समर्थकों की यह बगावत सिर्फ व्हाइट हाउस की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय मायने भी हैं और इसके केंद्र में इजराइल है। इजराइल इस मामले से कैसे जुड़ा है? दरअसल फ्लोरिडा में टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम के कार्यक्रम में ट्रंप समर्थक टकर कार्लसन ने जो दावा कर दिया वो क्या था? वो ये था कि जेफरी एप्स्टीन असल में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा था। अपने दावे को वजन देने के लिए कार्लसन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक और एप्स्टीन के बीच हुई दर्जनों मुलाकातों का भी जिक्र करते हैं। इस दावे पर इजराइल से तीखी प्रतिक्रिया आई। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि ये आरोप पूरी तरह से झूठा है। वो कार्लसन जैसे लोगों पर इजराइल के खिलाफ झूठ की एक शातिर लहर फैलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। एक तरफ जहां ये अंतर्राष्ट्रीय जंग छिड़ी हुई है, वहीं व्हाइट हाउस के अंदर एक गृह युद्ध सा चल रहा है। ये जंग अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और एफबीआई के डेप्यूटी डायरेक्टर डैन बोंगिनो के बीच है। बोंगिनो इस बात से सख्त नाराज है कि प्रशासन ने एप्स्टीन मामले को रफा दफा कैसे किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बोंगिनो ने काम पर आना बंद कर दिया है, नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। ये मुद्दा ट्रंप प्रशासन के लिए पहली बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि ट्रंप फिनोमेना की असल ताकत अब तक उनके समर्थक रहे हैं कि जो ट्रंप जी ने किया है, कुछ सोच कर ही किया है, वो कुएं में भी कूदते होंगे तो हम उनके साथ में हैं। चाहे विरोधी, विपक्षी या दुनिया जो कहे, ट्रंप स्टेज से बोलते हैं तो उनके समर्थक वाह वाह ही करते हैं, फिर चाहे वो खुद टैरिफ का मुद्दा हो, रूस यूक्रेन वॉर का हो या माइग्रेंट्स के साथ बदसलूकी का। ट्रंप समर्थक हर मामले में ट्रंप के साथ खड़े रहे हैं। ये पहली बार है कि किसी मुद्दे पर ट्रंप अपने समर्थकों की नाराजगी बड़े पैमाने पर झेल रहे हैं। इससे पहले इजराइल ईरान मुद्दे पर भी कुछ क्रैक्स देखने को मिली थी। ट्रंप इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे? फिलहाल ट्रंप इस मामले में स्ट्रांग फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई समर्थक अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की बलि मांग रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने बॉन्डी का बचाव किया है। सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट पर ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के पीछे सब क्यों पड़े हैं, वो एक शानदार काम करती है। एक टीम है हम, मागा, और मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है जो चल रहा है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, अपने 398 शब्दों के पोस्ट में ट्रंप ने एक बार भी बोंगिनो का जिक्र नहीं किया, जो चाहते हैं कि फाइल्स पब्लिक होती। संदेश साफ है कि बॉन्डी वर्सेस बोंगिनो की लड़ाई में ट्रंप बॉन्डी के साथ हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि मामला जल्दी ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जिसे उन्होंने खुद बुना है। एक ऐसा नेता जिसका पूरा सियासी करियर ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर टिका है, आज अपनी ही एक थ्योरी को काबू नहीं कर पा रहा है। बराक ओबामा के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर 2020 के चुनाव में धांधली तक ट्रंप ने हमेशा शक और साजिश के बीजों को खाद पानी दिया और अपनी सियासत की फसल उगाई, लेकिन इस बार फसल कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। अब वो अपने ही समर्थकों से इस कहानी को भूल जाने की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट का उल्टा असर हो रहा है। लोग उनकी अपील को कमजोरी या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की तरह देख रहे हैं। दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट माइक सेरेनोविच कहते हैं कि इस मुद्दे पर मूवमेंट में कोई भी ट्रंप की बात नहीं मान रहा है। एक्ट्रेस और ट्रंप समर्थक रोजीन बार तो और भी सख्त शब्दों में कहती हैं कि किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, हमको तो लिस्ट चाहिए। यही कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। जिस डीप स्टेट यानी गहरी साजिश वाली सत्ता, रात की सत्ता का डर दिखाकर ट्रंप ने अपने समर्थकों को एकजुट किया था, आज वही समर्थक उन पर डीप स्टेट को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका मानना है कि ट्रंप किसी को बचाने के लिए एप्स्टीन मामले को दबा रहे हैं। जो हथियार उन्होंने अपने दुश्मनों पर चलाने के लिए बनाया था, आज बागी हुए उनके अपने ही सिपह सालार उसी हथियार से उन पर हमला कर रहे हैं। ये कहानी उस गुलेम की है जो मिट्टी का नहीं बल्कि साजिश और शक का बना है, और अब वो इतना बड़ा और ताकतवर हो गया है कि अपने बनाने वाले को ही पहचानने से इनकार करता है। स्टीव बैनन की चेतावनी साफ है कि इस बगावत की कीमत 2026 में 40 सीटों और राष्ट्रपति पद से चुकानी पड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सियासी आग लगाई थी, आज उसी आग की लपटें उनके अपने सिंहासन तक पहुंच रही हैं। खैर, अभी यह तमाशा कुछ दिन चलना है। हम इस एपिसोड को कंक्लूड करेंगे, लेकिन चलने से पहले आपको देंगे एक अपडेट। राजदूत के पिछले यानी कि 14 जुलाई वाले एपिसोड में हमने यमन में निमिषा प्रिया की फांसी के बारे में आपको डिटेल में बताया।
आज इसी मामले से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। 16 जुलाई को दी जाने वाली फांसी को फिलहाल टाल दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय की कोशिशों के बाद ये फांसी कुछ देर के लिए डेफर की गई है, यानी आने वाली तारीख के लिए टाली गई है। इस सजा के टलने से प्रिया के परिवार को तलाल मेहदी के परिवार से समझौता करने का थोड़ा और समय मिल सकता है। तलाल मेहदी का परिवार अब तक ब्लड मनी के लिए राजी नहीं हुआ है। 14 जुलाई को केरल से आने वाले मुस्लिम धर्मगुरु ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार ने यमन के कुछ शेखों से निमिषा प्रिया मामले को लेकर बात की थी, लेकिन हालिया ब्रेक थ्रू एक दूसरी कोशिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल निमिषा के मामले में भारत सरकार एक से ज्यादा ऑप्शंस में काम कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस पर छपी शाजू फिलिप की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में निमिषा के मामले में चल रही बातचीत को लीड कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम भास्कर ने बताया कि यमन के अल वसा प्रांत के शासक अब्दुल मलिक अल नेहाया ने यमन के राष्ट्रपति से मुलाकात में निमिषा का मुद्दा रेज किया। इसके बाद राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी कि सेंटेंस कैरी आउट न किया जाए। 14 जुलाई को इस बाबत अटॉर्नी जनरल के आदेश जेल प्रशासन तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी जैसा हमने पहले भी बताया रात पूरी तरह से कटी नहीं है। भास्करन के मुताबिक अभी तक मेहदी के परिवार ने निमिषा को माफ नहीं किया है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। अब जब तक फैमिली हामी नहीं भरती है तब तक निमिषा खतरे से बाहर नहीं समझी जा सकती। इन्हीं जानकारियों के साथ आज का राजदूत कंक्लूड होता है। इसे कमल और रिया ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।